कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो क्लाइंब कर रहे होते हैं, लेकिन आगे जो इनके साथ होने वाला है वो जान के आपकी रूह तक कांप जाएगी। दरअसल ये दोनों अपने घर से बहुत दूर क्लाइंब करने गए होते हैं, वो भी जंगल के बीचों बीच। अब यहाँ पर जैमी पहले ऊपर चढ़ जाता है और अकेले ही एक्सप्लोर करने लगता है और तभी जैसी को जैमी की चिल्लाने की आवाज आती है और तभी जैसी के चेहरे पर खून गिरता है और जब वो ऊपर देखती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। और तभी जैमी की बॉडी को कोई अपनी ओर खींचकर उसे नीचे फेंक देता है और नीचे गिरने से लौंडे की चटनी बन जाती है। वहीं इसकी रस्सी भी ऊपर से कोई खींचने लगता है और वो डर से अपना हुक खोलने की कोशिश भी करती है, लेकिन फिर से उसे खींचने लगता है। अब यहाँ पर लड़की अपनी चाकू से उस रस्सी को काट देती है और ऊपर वाले को धोखा दे देती है। अब वो जैमी की रस्सी को पकड़ने की कोशिश करती है और इसी कोशिश में उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और वो अपने सामने अपने बॉयफ्रेंड की लाश को देखती है और इसे देखकर लड़की की और भी ज्यादा फट जाती है और वो रोने लगती है। तभी ऊपर कुछ हलचल होती है और अजीब सी छक्के जैसी आवाज आती है। क्या पकड़ रहे हो मादरचोद? अब लड़की फिर से दिमाग लगाती है, वहाँ से भागने लगती है और वो अपनी कार तक पहुँचने ही वाली होती है। तभी एक ट्रैप में उसका पैर फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है और किसी अनजान चीज का शिकार हो जाती है और रोने लग जाती है। ये भगवान क्या जुल्म है। और अब हमें न्यूज पर दिखाया जाता है कि इस इलाके में अभी तक बहुत सारे कपल्स अचानक से गायब हो गए। अब वो कातिल कौन है, क्यों ऐसा कर रहा है, ये हमें आगे पता चलेगा। अब कुछ दिनों के बाद इसी इलाके से एक कार जाती हुई दिखाई देती है, जहां हम अपने मूवी के मेन कैरेक्टर क्रिस को देखते हैं जो अपने इंटरव्यू के लिए दूसरी शहर जा रहा होता है। अब कुछ दूर जाने के बाद वो ट्रैफिक में फंस जाता है। अब क्योंकि क्रिस को लेट हो रहा था इसीलिए वो जाकर एक ट्रक वाले से ट्रैफिक जाम होने की वजह पूछता है, तो ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है जिसके चलते ये ट्रैफिक कई घंटे भी रह सकते हैं। अब क्योंकि क्रिस को जल्दी पहुंचना था इसीलिए वो अपनी गाड़ी को वापस मोड़ लेता है और अपनी लेट होने की वजह अपनी कंपनी को बता ही रहा होता है। तभी उसके मोबाइल की नेटवर्क चली जाती है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका होता है और तभी उसे एक गैस स्टेशन की बोर्ड दिखता है और वो उसी दिशा में चल देता है। अब रास्ते में क्रिस को बहुत सारे लावारिस गाड़ी दिखती है और फाइनली वो गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है और तभी हमें गैस स्टेशन के मालिक को दिखाया जाता है जो देखने में लग रहा था जैसे कि मानो उसे कब्रिस्तान में डालकर फिर से वापस जिंदा कर दिया हो, एकदम बीमार लग रहा था। अब यहाँ पर क्रिस उसके फोन से फोन करने लगता है लेकिन उसका फोन ऑलरेडी डेड होता है उसके मालिक की तरह। अब वो गैस स्टेशन के मालिक को यहाँ से शहर जाने की कोई दूसरा रास्ता के बारे में पूछता है लेकिन वो इसकी बातों को इग्नोर कर देता है और तभी क्रिस को वहाँ पर लगे एक मैप पर पड़ती है। मैप पर शहर जाने के लिए उसे एक कच्चा रास्ता दिखता है और वो वहाँ के मालिक को उस रास्ते के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर वो भी कहता है कि हाँ तुम जा सकते हो इस रास्ते से। अब क्रिस उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। अब आगे जाने पर इसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं और यहाँ पर क्रिस थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फाइनली वो यहाँ से कच्चे रास्ते की तरफ से निकल जाता है और तभी रास्ते में क्रिस को एक मरा हुआ हिरन दिखता है। अब उसे देखने के चक्कर में सामने से आ रही गाड़ी से टक्कर हो जाती है। अच्छी बात तो ये थी कि यहाँ पर इस हादसे में किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी। अब यहाँ पर क्रिस उन लोगों से माफी मांगता है और जो भी नुकसान हुआ मैं इन सब चीजों की भरपाई कर दूंगा। और तभी क्रिस रोड के बीचों बीच गाड़ी खड़ा करने की वजह पूछता है, जहाँ पर फ्रेंडसेन उससे कहती है कि सड़क पर किसी ने कंटेली तार बिछा रखे थे जिसकी वजह से इसकी गाड़ी की एक टायर फट गया है। अब यहाँ पर ये सारे लोग हेल्प के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं लेकिन इवान और कैटली गाड़ी के पास ही रुकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों की नजर सड़क पर मरी एक नेवले पे पड़ती है जिसे देखकर इन लोगों को लगता है कि कोई इसे बीच में फाड़ कर ऐसा ही फेंक दिया हो। अब कुछ दूर और जाने के बाद इन लोगों को जंगल के बीचों बीच गाड़ियों के टायर जलते हुए देखते हैं जिसे देखकर इन लोगों को थोड़ा सा डर भी लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम कैटली और इवान को देखते हैं जिन्हें जंगल के झाड़ियों से कुछ अजीब आवाज आती है और इवान अकेले ही उस आवाज का पीछा करते हुए वहाँ चला जाता है और इधर कैटली यहाँ पर अकेली रह जाती है और वो भी इवान को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाती है। अब आगे चलते चलते कैटली की नजर इवान के जूते पे पड़ती है जो जमीन पे पड़ी हुई थी और थोड़ी दूर और जाने पर कैटली को इवान का कटा हुआ कान दिखाई देता है और इसे देखकर वो एकदम से रोने लगती है और तभी उसके पीछे एक शख्स दिखाई देता है जो कैटली को पकड़ के उसे भी मौत के घाट उतार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम इन लोगों को देखते हैं जिसे जंगल के बीचों बीच एक घर दिखाई देता है और वो मदद मांगने के लिए उस घर की तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ पर क्रिस बहुत सारी गाड़ियों को देखकर हैरान था
अब क्रिस यहाँ पर उस घर के दरवाजे को खटखटाता है। अब यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि घर के अंदर कोई भी नहीं है। और जब ये लोग घर के अंदर आते हैं तो इनकी नजर खाने के टेबल पे पड़ती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बरसों से इस घर की सफाई भी नहीं हुई है। और यहाँ पर इन लोगों को गाड़ी की बहुत सारी चाबियां भी मिलती है। इधर क्रिस जैसे ही एक फ्रिज को खोलता है वो देखकर एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि उस फ्रिज में इंसान के कटे हुए मांस रखे हुए होते हैं। इधर जेसी को एक कमरे में वही कटीली तार दिखाई देती है जिससे इसकी गाड़ी पंक्चर हुई थी। अब ये सब कुछ देखकर ये सारे लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी खिड़की से इन लोगों की नजर बाहर जाती है कि एक गाड़ी इसी घर के पास आता हुआ दिखता है। अब ये चारों घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागते हैं। अब दरवाजा बंद होने के कारण ये चारों काफी ज्यादा डर जाते हैं और ये चारों इधर उधर छिप जाते हैं। और तभी यहाँ का दरवाजा खुलता है और वो कातिल अंदर आता है और कैटली की लाश को नीचे गिरा देता है। और वहीं पर क्रिस और जैसी भी छिपे हुए होते हैं और कैटली की लाश को देखकर इनकी फट चुकी थी। और यहाँ पर हम पहली बार 3 आदमखोरों को देखते हैं जो कैटली की लाश को उठाकर टेबल पर रखते हैं और अपने तेज धार औजारों से कैटली की लाश को काटना शुरू कर देते हैं। अब ये देखकर एक लड़की चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी स्कॉट उसका मुंह दबा देता है। वो आदमखोर लाश को खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। अब मौका पाते ही ये सारे लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच एक आदमखोर की नजर इन लोगों पे पड़ जाती है। अब ये सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं। अब ये लोग साइड में कहीं छिप जाते हैं और इधर आदमखोर इन लोगों को ढूंढ रहा होता है। अब यहाँ पर क्रिस उसकी गाड़ी चुराने का प्लान बनाता है और वो चिल्लाते हुए इसका ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश करता है। और तभी एक आदमखोर ये देखकर गोली चलाता है और वो सीधा क्रिस के पैरों पे लगती है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट इन लोगों को ध्यान बटाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है और इधर ये तीनों लोग मौका देखते ही उन आदमखोरों का ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। और तभी हम स्कॉट को देखते हैं जिसके सीने से एक तीर आर पार हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब कुछ दूर जाने पर इनका ट्रक एक कीचड़ में फंस जाता है और मजबूरन इन लोगों को ट्रक को वहीं पर छोड़ना पड़ता है और ये लोग पैदल ही अपनी जान बचाकर जंगल से सड़क की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उन आदमखोरों को देखते हैं जो अभी भी इन तीनों का पीछा कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं। अब चलते चलते ये लोग एक जगह आराम करने का फैसला करते हैं और तभी कार्ली इन लोगों से ऊपर देखने का इशारा करती है और जैसे ही ये लोग पलट के देखते हैं इन लोगों को एक रेडियो टावर दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लोग खुश हो जाते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं। अब ऊपर जाने पर इन लोगों को फर्स्ट एड किट मिलती है जिससे वो क्रिस के जख्म पर मरहम पट्टी करते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंडसाइन को एक पुराना सा रेडियो मिलता है। वो उससे मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन उससे आंसर नहीं आता और तभी इन लोगों को नीचे जंगल से कुछ आवाजें आती है और जब ये लोग देखते हैं तो इन्हें वो 3 आदमखोर जो इन्हें ही ढूंढ रहे होते हैं वो दिखाई देते हैं, जिसे देखकर इन लोगों की फट जाती है यार। अब वो लोग टावर पर भी चढ़ने लगते हैं। अब उनको ऊपर आते देखकर क्रिस यहाँ पर जितने भी सामान होते हैं उससे वो ऊपर आने का रास्ता ब्लॉक करने लगते हैं और वो लोग जब ऊपर नहीं आ पाते तो वो टावर को ही आग लगा देते हैं। अब टावर को जलता हुआ देखकर फ्रेंडसाइन एक लकड़ी से खिड़की की कांच को तोड़ देती है। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से नीचे कूद जाते हैं और ये तीनों एक पेड़ से जाके फंस जाते हैं और नीचे से वो आदमखोर इन लोगों को देख लेता है और ये लोग भी उन लोगों को पकड़ने के लिए पेड़ों पर चढ़ना शुरू कर देता है। अब उन्हें नीचे से ऊपर आता हुआ देखकर ये लोग भी इस पेड़ से दूसरे पेड़ में जाने लगते हैं, क्योंकि ये जंगल होता है इसीलिए सारे पेड़ एक दूसरे से टच में होते हैं। और तभी छुपते छुपाते एक आदमखोर करली के पीछे जाके छिप जाता है और जैसे ही करली की नजर उस पे पड़ती है वो अचानक अपनी कुल्हाड़ी से उसके चेहरे पर मारता है, जिससे उसके चेहरे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर क्रिस और फ्रेंडसाइन किसी तरह अपने आप को छुपाते हैं और अब अगली सुबह को क्रिस को रास्ते से एक गाड़ी जाते हुए दिखाई देता है और वो पुलिस की जीप होती है और वो किसी तरह भागते हुए उस जीप को जाकर रोकता है और वो जैसे ही अपने गाड़ी से उतरता है और क्रिस के सामने आता है तभी एक तीर इसके आंखों से होते हुए आर पार हो जाता है और तभी हम उस आदमखोर को देखते हैं जो क्रिस को मारने के लिए आया होता है और वहीं क्रिस उसी गाड़ी के नीचे छिप गया होता है और आदमखोर अब उसे देखने के लिए नीचे झुकता है। अब गाड़ी के नीचे कुछ न पाकर वो आदमखोर भी हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस जंगल वाले घर को देखते हैं जहाँ पर इन आदमखोरों ने फ्रेंडसाइन को बांध के रखा था। अब जैसे ही वो लोग फ्रेंडसाइन को मारने ही वाला होता है तभी इन्हें बाहर से एक तेज रफ्तार की गाड़ी इनकी तरफ आने की आवाज सुनाई देती है और जब ये आदमखोर देखने के लिए दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है तभी क्रिस गाड़ी सीधा अंदर ले आता है और उस आदमखोर को कुचल डालता है और गाड़ी से उतरकर एक आखिरी बचे आदमखोर पर हमला करके उसे भी किसी तरह जान से मार देता है। इसके बाद क्रिस फ्रेंडसाइन के रस्सी को खोलने लगता है लेकिन तभी पीछे से
एक आदम क्रिस पर हमला कर देता है और तभी फ्रेंडसाइन एक तीर उठाती है और उस आदमखोर पर हमला कर देती है और उसे भी जान से मार देती है। और तभी क्रिस वहां रखे फ्यूल बॉक्स में शूट कर देता है जिससे वो पूरे घर की चिथड़ा चिथड़ा उड़ जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद ये लोग उन आदमखोरों की ट्रक लेकर यहाँ से वापस गैस स्टेशन पहुँचता है जहाँ पर क्रिस उस मैप को उखाड़ देता है और यहाँ से निकल जाता है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।